दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। दोस्तों आज हम बात करेंगे पेपर 9 पर, और पेपर 9 में हमारा टॉपिक रहेगा प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, यानी कि पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत। पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत क्या है, जैसे कि दोस्तों पाठ्यक्रम क्या है या करिकुलम क्या है, हम सभी जानते हैं। पाठ्यक्रम एक ऐसा रूपरेखा है जो किसी भी शैक्षणिक कार्य के लिए पूर्व निर्धारित शैक्षणिक योजना, ठीक है, जो छात्रों के विषय आधारित तकनीकी, शिक्षक की विधियां, शिक्षक की विषय क्षेत्र सभी सम्मिलित होते हैं। और सभी एक अगर बात करें तो एक रूपरेखा के अंदर जो छात्र को प्रदर्शित करने वाले हैं, छात्र को सिखाने वाले हैं, उससे पहले पूर्व निर्धारित कार्यक्रम की रूपरेखा एक पाठ्यक्रम है, जिससे निर्देशित कार्यक्रम को हम बच्चे के सामने रखते हैं, बच्चे को सिखाते हैं, कार्यक्रम को लागू करते हैं, ठीक है। तो पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत है दोस्तों कुछ जो कि जिसे हमने ध्यान में रखकर अपना जो का शैक्षणिक कार्यक्रम है या शैक्षणिक कार्यक्रम निर्देशन है, जिसको हमें पूर्व निर्धारण करना है या पूर्व निर्धारित रूप से रखना है या बनाना है, उससे पहले पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत कौन कौन से उनको ध्यान में रखना होता है, ठीक है दोस्तों। तो पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। जैसे सबसे पहले कह रहे हैं पाठ्यक्रम छात्रों की उम्र और स्तर के अनुसार होना चाहिए, यानी कि हम किसी भी पाठ्यक्रम को तैयार कर रहे हैं या कोई भी करिकुलम हम बना रहे हैं छात्रों के लिए, किसी भी कक्षा के लिए, किसी भी विषय वस्तु के लिए, तो दोस्तों पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, एक तो छात्र के उम्र के अनुसार यानी कि आयु के अनुसार हो और स्तर के अनुसार हो। आयु का मतलब है कि ऐसा ना हो कि अब पाठ्यक्रम तो हो गया हाई लेवल का, लेकिन बच्चों का जो स्तर है वो प्राइमरी लेवल का है, या पाठ्यक्रम हमने बना दिया प्राइमरी लेवल का और बच्चों का जो स्तर है, एज ग्रुप है, वो सेकेंडरी लेवल का है। तो बच्चों के उम्र के अनुसार भी होना चाहिए। स्तर का मतलब है उनका बौद्धिक स्तर, ठीक है दोस्तों, उनकी बौद्धिक स्तर के अनुसार हो, ना तो उनके बौद्धिक स्तर से बहुत ज्यादा लोअर होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा हाई लेवल का होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि पाठ्यक्रम का सिद्धांत कहता है पाठ्यक्रम छात्रों के उम्र और स्तर के अनुसार होना चाहिए। दूसरा कह रहे हैं पाठ्यक्रम छात्रों की क्षमता और आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए, यानी कि जैसे हम सभी जानते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में या इंक्लूसिव स्कूल में सभी प्रकार के छात्र हैं, सामान्य भी हैं, विशिष्ट भी हैं। तो दोस्तों दोनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, दोनों की क्षमताओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम निर्धारित करना चाहिए। क्षमताओं का मतलब यह हो गया कि बच्चे, जैसे अगर हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की बात करें तो उसमें क्या होगा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे भी होंगे, फिजिकल डिसेबिलिटी वाले बच्चे भी होंगे, विजुअल इंपेयरमेंट वाले बच्चे होंगे या हियरिंग इंपेयर्ड वाले बच्चे होंगे, सामान्य बच्चे भी होंगे। तो उनकी क्षमताओं के अनुसार हमने क्या करना है, पाठ्यक्रम निर्धारित करना है, और उनकी आवश्यकताएं क्या क्या है, उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर हमें पाठ्यक्रम निर्धारित या पाठ्यक्रम तैयार करना है। फिर कह रहे हैं दोस्तों पाठ्यक्रम को पर्यावरण के अनुसार होना चाहिए। अब पाठ्यक्रम पर्यावरण का मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें, पर्यावरण इसलिए कहा गया है बच्चों के वातावरण के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। जो छात्र हैं उन छात्रों के वातावरण के अनुसार होना चाहिए। पर्यावरण का मतलब ये नहीं है यहाँ पर सौरमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, यहाँ पर्यावरण का मतलब हो गया कि उनका जो वातावरण है, आसपास का जो वातावरण है, वास्तविक चीजें जो उन्होंने देखी है उससे रिलेटेड होना चाहिए, ताकि बच्चे रिलेट कर सके, एक मूर्त और अमूर्त चीज का एक कॉन्सेप्ट समझ सके। तो पाठ्यक्रम को पर्यावरण के अनुसार, या बच्चों के अगर हम बात करें उनके दैनिक जीवन की जो क्रियाकलाप है दैनिक जीवन से संबंधित होना चाहिए एक तरीके से। यानी कि अगर हम बात करें कि अगर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या सामान्य बच्चे, उनका पाठ्यक्रम इस तरीके से होगा कि उनकी दैनिक या दिनचर्या से संबंधित होगा या उनके जीवन से संबंधित होगा, आसपास की चीजों से संबंधित होगा, तो बच्चे क्या अच्छे से समझेंगे, रुचि लेंगे उसमें। तो कह रहे हैं पाठ्यक्रम को पर्यावरण या वातावरण के दिनचर्या के अनुसार होना चाहिए या उनके जीवन से संबंधित होना चाहिए। यहाँ पर हम कर देते हैं पाठ्यक्रम वातावरण, या फिर यहाँ हो जाएगा जीवन से संबंधित होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। पाठ्यक्रम व्यापक और विस्तृत होना चाहिए, यानी कि पाठ्यक्रम क्या है, व्यापक होना चाहिए और विस्तृत होना चाहिए। अब व्यापक का मतलब है दोस्तों बड़ा,
क्या इसका मतलब? बड़ा, फैला हुआ, ठीक है। विस्तृत का भी क्या है? फैला हुआ या बड़ा। व्यापक का मतलब है किसी भी चीज का आप ज्ञान करा रहे हैं, बोध करा रहे हैं, तो क्या होगा? उसका सीमित नहीं होना चाहिए, उसका ज्ञान क्या होना चाहिए? विस्तृत होना चाहिए। आप किसी बच्चे को कोई भी चीज सिखा रहे हैं, कोई भी विषय वस्तु की, अगर एग्जांपल के लिए ले लीजिए, अगर हम ए फॉर एप्पल सिखा रहे हैं तो एप्पल के बारे में हमने ये नहीं सिखाना है ए फॉर एप्पल होता है, हमने उससे बताना है एप्पल एक क्या है? फ्रूट है या फल है, वह लाल रंग का होता है, मीठा होता है। तो क्या है? विस्तृत होगा उसका ज्ञान। उसने एक कॉन्सेप्ट को सीखने के साथ साथ आम के बारे में उसकी सेब के बारे में उसकी विशेषताएं सीखी। ए फॉर एप्पल के साथ साथ उसमें क्या? उसके सेब की विशेषताओं के बारे में जाना, यानी कि उसका ज्ञान ए से क्या हुआ? विस्तृत हुआ, व्यापक हुआ। तो कैसा होना चाहिए? पाठ्यक्रम व्यापक और विस्तृत होना चाहिए और एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए। व्यापक में ही होगा, फैला हुआ और बढ़ा हुआ प्रत्येक क्षेत्र में होना चाहिए, ठीक है। फिर कह रहे हैं पाठ्यक्रम दोस्तों लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, यानी कि कोई भी पाठ्यक्रम निर्धारित, यानी कि कोई भी हम शैक्षणिक कार्यक्रम करते हैं या बनाते हैं, पूर्व निर्धारित निर्देशित पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं, उसमें हमने किसी बच्चे को अगर कोई भी शैक्षणिक कार्यक्रम सिखाना है या कोई भी प्रशिक्षण लेना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम लक्ष्य चयन करते हैं। हमारा एक उद्देश्य होता है कोई भी चीज बच्चों को सिखाने का या कोई भी शैक्षणिक क्रिया या कार्य कराने का। तो हमारा पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, यानी कि लक्ष्य पर आधारित हो, लक्ष्य निर्धारित हो, लक्ष्य चयन हो, मतलब एक लक्ष्य होना चाहिए किसी भी कार्य को कराने का। अगर हम किसी बच्चे को किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं तो उसका लक्ष्य क्या है, ठीक है, आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। फिर कह रहे हैं पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, यानी कि हमारे करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि पाठ्यक्रम ऐसा नहीं होगा तो कुछ बच्चे सीख पाएंगे, कुछ बच्चे नहीं सीख पाएंगे। अगर वह लचीला होगा तो शिक्षक द्वारा जितनी भी शिक्षण विधियों और तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है, अन्य अलग अलग सामग्रियों का प्रयोग किया जा रहा है, विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जा रहा है, तो क्या होगा? उससे पाठ्यक्रम लचीला होगा और सभी प्रकार के स्तर और क्षमता रखने वाले बच्चे आसानी से किसी भी कार्य को सीख पाएंगे। इसलिए हमारा पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? लचीला होना चाहिए, ठीक है। हमारे पाठ्यक्रम में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फिर कह रहे हैं पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो छात्रों को सीखने का अवसर प्रदान करे, यानी कि पाठ्यक्रम हमारा ऐसा हो, ठीक है, जो कि बच्चों को अवसर, यानी कि कह रहे हैं कि उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले सीखने की। ऐसा ना हो कि बस किस पे हो, सब्जेक्ट पर बेस्ड हो या क्लासेस पे बेस्ड हो, टीचर पर बेस्ड हो और कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हो, लेकिन उसमें बच्चा खुद करके सीखे, यानी कि उसको अवसर मिलना चाहिए करने का, सीखने का। तो हमारा पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो छात्रों को सीखने का अवसर प्रदान करे, ठीक है। पाठ्यक्रम ऐसा हो जो छात्र का सर्वांगीण विकास करे। पाठ्यक्रम मतलब वो कह रहे हैं कि अगर हम कोई भी मतलब पूर्व निर्धारित कार्यक्रम निर्देशित रूप से अगर तैयार करते हैं पाठ्यक्रम, तो ऐसा ना हो किसी एक विषय के लिए होना, यानी कि किसी एक क्षेत्र का विकास हो रहा है, केवल संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, ना तो सामाजिक विकास हो रहा है, ना भाषा विकास हो रहा है। तो पाठ्यक्रम हमारा ऐसा होना चाहिए सर्वांगीण विकास हो छात्र का। सर्वांगीण का मतलब हो गया दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले शारीरिक विकास आता है, उसका बाद संज्ञानात्मक, फिर भाषा, फिर सामाजिक, संवेगात्मक, ठीक। शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, यानी कि सभी विकास विकसित होना चाहिए या सभी विकास होने चाहिए। सर्वांगीण विकास हो, छात्र में सभी विकास विकसित हो। तो कैसा होना चाहिए? हमारा पाठ्यक्रम ऐसा हो जो छात्र का सर्वांगीण विकास कर सके। सर्वांगीण का मतलब है किसी एक क्षेत्र में नहीं, सभी क्षेत्रों में, संज्ञानात्मक, शारीरिक, संवेगात्मक या सामाजिक या भाषा विकास, सभी प्रकार के विकास होना चाहिए। फिर कह रहे हैं पाठ्यक्रम नवीनता की खोज पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों पाठ्यक्रम अगर हमारा बदलता रहेगा, सीखने की प्रक्रिया बदलती रहेगी, सिखाने की प्रक्रिया बदलती रहेगी, नई चीजें आती रहेंगी या नई चीजें हम सीखते रहेंगे, तो बच्चों की क्यूरियोसिटी बढ़ती है, ठीक है। अगर खोज पर आधारित होगा तो बच्चों में संज्ञानात्मक विकास होगा, विकसित होगा। तो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो
नवीन खोज पर आधारित हो, जिसमें बच्चे नई नई चीजें सीखेंगे तो क्यूरियोसिटी होगी, उनमें इंटरेस्ट बढ़ेगा उनका, ठीक है। खोज करेंगे किसी चीज को तो अनुभव करेंगे, उनके व्यवहार में परिवर्तन होगा। तो इसलिए हमारा पाठ्यक्रम नवीनता की खोज पर आधारित होना चाहिए। फिर कह रहे हैं पाठ्यक्रम सह संबंध होना चाहिए। फिर सुना है पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम सह संबंध पर आधारित होना चाहिए। सह संबंध का मतलब यहाँ पर ऐसा है, एकीकृत पाठ्यक्रम सुना है आपने, एकीकृत पाठ्यक्रम में क्या होता है, एकीकृत शिक्षा क्या होती है, एक दूसरे से संबंध होती है। सह संबंध अगर हम बात करें यहाँ, अगर हिंदी का विषय है तो क्या है, हिंदी का है तो विज्ञान से संबंधित हो, विज्ञान है तो भाषा से संबंधित हो, ठीक है। विज्ञान अगर हम यहाँ बात करें गणित संबंधित, ठीक है, गणित से संबंधित चल रहा है, विज्ञान से संबंधित चल रहा है, हिंदी उसमें हो रही है और अंग्रेजी भी इसमें आ रही है। अगर हम बात करें साइंस में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें क्या अंग्रेजी हो, तो क्या उससे संबंधित होना चाहिए पाठ्यक्रम, एक विषय से क्या दूसरे क्षेत्र को भी टच करता हुआ होना चाहिए, छूता हुआ होना चाहिए, तो सह संबंध होना चाहिए, यानी कि सभी विषयों से सह संबंधित होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम सह संबंधित पर आधारित होना चाहिए। फिर कह रहे हैं पाठ्यक्रम ऐसा हो जो छात्र के भविष्य में मददगार साबित हो। अब इसका मतलब ये है कि छात्र के भविष्य में मददगार साबित हो। जो लक्ष्य हमारा चयन है, जैसे इसमें एक आया था कि हमारा कैसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम लक्ष्य निर्धारित हो, ठीक है। हम उस अगर कोई लक्ष्य निर्धारित है हमारा, उस लक्ष्य के अनुसार अगर हम कार्य कर रहे हैं और वह लक्ष्य अगर हमारा सफल हो जाता है तो भविष्य में मददगार होगा, ठीक है। अगर हम किसी भी चीज को, अगर साइंस पढ़ रहा है, हिंदी कर रहा है या गणित है या अंग्रेजी किसी चीज को, अगर वह उसका वह क्षेत्र विषय है, विषय क्षेत्र है, तो क्या हो जाएगा, आगे बढ़कर वह उस विषय क्षेत्र में निपुणता प्राप्त कर लेगा और भविष्य के लिए मददगार हो जाएगा। तो हमारा पाठ्यक्रम ऐसा हो जो छात्र के लिए भविष्य में मददगार साबित हो, यानी कि वह क्या हो, भविष्य में उसकी मदद कर सके, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से क्या हमें हमारे पाठ्यक्रम के सिद्धांतों को ध्यान में रखना है जब हम बच्चों के लिए किसी भी विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु या शैक्षणिक कार्यक्रम के लिए पूर्व निर्धारित कार्यक्रम बना रहे हैं, ठीक है दोस्तों, या निर्देशित कार्यक्रम बना रहे हैं। तो पाठ्यक्रम के जो हमारे सिद्धांत हैं, पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत है, कैसे डेवलप करना है हमने अपने पाठ्यक्रम को, तो इन सिद्धांतों के आधारित पर हम कर सकते हैं और इन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर हम पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांतों को अपनाकर एक अच्छा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम योजना को बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये थे हमारे पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत। अगर आपको इसमें कुछ पूछना है या कुछ डाउट लग रहा है, अगर ये 10 नंबर में, दोस्तों हमेशा 10 नंबर में देखने को मिलता है ये टॉपिक, एक पाठ्यक्रम के चरण और दूसरा पाठ्यक्रम के सिद्धांत, पेपर 9 से हमेशा 10 नंबर में आता है। अगर ये आपसे अगर 10 नंबर में आ गया तो आपको 250 शब्दों में करना होगा। तो प्रत्येक सिद्धांत को लिखकर आप उसको क्या करेंगे, डिटेल में लिखेंगे, हेडिंग करने के बाद उसके बाद आप डिटेल में इसके बारे में लिखेंगे कि पाठ्यक्रम छात्रों की उम्र के और स्तर के अनुसार, तो आप उम्र के बारे में समझाएंगे और उसके स्तर के अनुसार समझाएंगे। तो क्या डिटेल में करेंगे तो आपको 250 शब्दों में ये करना होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर 5 नंबर में आ जाए तो 150 शब्दों में आपको करना होगा, ठीक है। अगर 5 नंबर में आ गया तो 5 नंबर में क्या करेंगे, एक एक सिद्धांत को लेकर 2-2, 3-3 लाइनें आप उसको करते रहेंगे डिटेल में। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ पूछना है, कुछ डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।